वेलकम टू यूनिक एग्री क्लासेस। यूनिक एग्री क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। उम्मीद करता हूं आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की इस क्लास में हम लेकर आए हैं भेड़ की नस्ल के बारे में। भेड़ की नस्ल अगर देखें तो जो अपने 12th है उसके लिए, अपने जो जेट है उसके लिए और जो सुपरवाइजर है उसके लिए, तथा एग्रीकल्चर से संबंधित जितनी भी एग्जाम कंपटीशन जो एग्जाम होती हैं उन सबके लिए क्या है, बहुत ही उपयोगी है। तो अपन करते हैं जो आज की जो स्लाइड है या आज की जो क्लास है उसको स्टार्ट। इसमें भेड़ की नस्ल पढ़ने वाले अपन। देखो, सबसे पहले अपन भेड़ की नस्ल में देखते हैं कि इसकी सामान्य जानकारी के जैसे बात कि भेड़ की जो नस्ल है वो कौन तय करता है, कितनी नस्ल होनी चाहिए, मान्यता प्राप्त कितनी है। ठीक है, तो राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक जो संसाधन ब्यूरो है करनाल हरियाणा में, उसके अनुसार भारत में कितनी 42, मैं कह रहा हूं 2000 अपन बोल सकते हैं, जो 12th बोर्ड की जो बुक है उसके अनुसार चल रहे हैं। वर्तमान में ज्यादा हो गई है, 52-53 के लमसम हो गई, इतनी हो गई है, लगभग 52 भेड़ों की नस्ल है। परंतु अपन पढ़ रहे हैं किसके अनुसार, जो एनसीईआरटी की जो बुक है 12th एग्रीकल्चर में उसके अनुसार। तो उसके अनुसार जो है वो 42 नस्ल है। और वर्तमान की बात करें, क्योंकि वो उनका जो छपाई वाला कार्य है वो लगभग 2016 में हुआ है। ठीक है, तो आज देखें तो 9 साल हो गए उसको चलते हुए। ठीक है, वर्तमान में कितनी है, 52 या 53 के लमसम है। तो आप 52 ध्यान में रखना, भेड़ की नस्ल है। भेड़ का जो जूलॉजिकल नाम होता है उसको बोलते हैं अपने ओविस एरिस, जिसमें ट्वेन बराबर कितना होता है, 54। ओविस एरिस क्या होगा, इसका जूलॉजिकल नाम होगा। और इसमें ट्वेन बराबर जो होता है कितना होगा, 54 होने वाला है। इनकी कुल की बात करें तो कुल कौन सा होता है, इसमें बोवेडी कुल होता है। इस सभी का कुल, गाय भैंस भेड़ और बकरी, इन सभी का कुल क्या होता है, बोवेडी कुल होता है। अगर बात करें गाय जो भेड़ होती है, भेड़ का समूह हमेशा क्या कहलाएगा, फ्लोक कहलाता है। प्रौढ़ जो नर होता है वो क्या कहलाएगा, रैम कहलाता है। प्रौढ़ जो मादा होती है वो क्या कहलाती है, इव कहलाती है। और नवजात जो बच्चा होता है वो कहलाता है लेम। इस कारण बच्चा देने की क्रिया क्या कहलाती है, लैम्बिंग। ये भी ध्यान रखना, नवजात बच्चा क्या कहलाएगा, लेम, और बच्चा देने की क्रिया लैम्बिंग। और जो भेड़ का जो मांस होता है उस मांस को बोलते हैं मटन। क्या बोलते हैं, मटन। और भी सभी का मांस आपको ध्यान रखना चाहिए। भैंस जो होती है उसका मांस हमेशा क्या कहलाएगा, बफन। गाय होती है, गाय का मांस कहलाता है हमेशा बीफ। क्या कहलाता है, बीफ। ठीक है, अगर बकरी आती तो बकरी का मांस जो कहलाता है चेवन। और आपको पता है अपनी जो मुर्गी होती है, मुर्गी का मांस क्या कहलाता है, चिकन। क्या कहलाएगा, चिकन। और भेड़ का मांस क्या कहलाएगा, मटन कहलाता है। क्या कहलाता है, मटन कहलाता है। चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट स्लाइड में कह रहा है कि बच्चा देने की क्रिया हमेशा क्या कहलाएगी, लैम्ब। मैंने जस्ट पीछे वाली स्लाइड में बच्चा कि बच्चा क्या बोलेंगे, बच्चे को बोलेंगे लैम्ब, और बच्चा देने की क्रिया क्या कहलाएगी, लैम्बिंग कहलाएगी। आगे कह रहा है मैथुन क्रिया जो होती है इसमें वो क्या कहलाती है, टपिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, टपिंग। औसत तापमान कितना होता है, तो औसत सामान्य तापमान होता है 39 डिग्री सेल्सियस या 102 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नाड़ी गति की बात करें प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में नाड़ी दर कितनी बार धड़कती है, तो वो 70 से 80 बार। और ये भी ध्यान रखना, इसकी नाड़ी है वो कौन सी, फेमोरल धमनी द्वारा ज्ञात की जाती है। कौन सी, फेमोरल धमनी। जो फेमोरल धमनी होती है उस धमनी के द्वारा ज्ञात की जाती है। भेड़ और बकरी में कौन सी धमनी, फेमोरल धमनी। फेसल धमनी घोड़े में होती है, काकसीधे धमनी होती है गाय और भैंस में होती है। श्वसन गति की बात करें 1 मिनट में, तो श्वसन गति होती है 12 से 20 बार प्रति मिनट में होती है। और गर्भ काल इसका होता है 147 दिन का। ठीक है, तो ध्यान रखना इस स्लाइड में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। बच्चा देने की क्रिया लैम्बिंग, मैथुन क्रिया क्या कहलाएगी, टपिंग कहलाती है। और औसत जो तापमान होता है 39 डिग्री। इसके साथ में नाड़ी दर गति अपन बोलेंगे 70 से 80 बार। श्वसन गति लगभग 12 से 20 बार। और इसका जो गर्भ काल होता है वो कितना दिन का, 147 दिन का होता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अगले स्लाइड में अपन देखें तो इनका जो बंधियाकृत जो नर होता है, ऐसा नर जो प्रजनन के लिए योग्य नहीं होता है, उसको योग्य नहीं किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, विडर कहलाता है। क्या कहलाता है, विडर कहलाएगा। प्रथम बार प्रजनन की आयु भेड़ में कब होती है, जब वो है 12 से 18 महीने की हो जाती है। ठीक है,
जन्म लेने के बाद में 12 से 18 महीने की हो जाती है तो प्रजनन के लिए क्या हो जाती है, तैयार हो जाती है। मध्य चक्र की अवधि इसमें जो होती है वो होती है 16 से 17 दिन। आपको फिक्स पूछे तो 16.5 दिन। कितने दिन? 16.5 दिन क्या होते हैं इसमें, मध्य चक्र की क्या होती है, अवधि होती है। आगे कह रहा है नाड़ी धमनी, जैसा अपन ने देखा 60 से 70 बार होती है 1 मिनट में। वो किसके द्वारा? फेमोरल धमनी के द्वारा। और वो कहां पाई जाती है? पीछे वाले टांगों के जो खुर होते हैं उनके बीच में पाई जाती है। अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अगली स्लाइड में देखो क्या कह रहा है कि भेड़ जो होती है, भेड़ का जो केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान जो संस्थान है ये कहां पर है? जिसको बोलते हैं कसावरी। ये अविकानगर मालपुरा टोंक में, जिसकी स्थापना अपन कब बोलेंगे? 1962 में। कब बोलेंगे? जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1962 में हुई थी। आगे कह रहा टैगिंग किसको बोलेंगे? तो पूंछ के आसपास के बालों को काटने का क्रिया या काटने वाली जो करते हैं क्रिया उसको क्या बोलेंगे? टैगिंग। आइंग किसको बोलेंगे? आंखों के आसपास के बालों को काटना आइंग कहलाएगा। डोकिंग, भेड़ की पूंछ काटने की क्रिया क्या कहलाती है? डोकिंग। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। पूंछ काटने की क्रिया क्या कहलाती है? डोकिंग कहलाती है। आगे ध्यान रखना केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहां पर? अपना जोधपुर में है। और ऊन मंडी पूछे तो कहां है? बीकानेर में। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहां है? तो वो बीकानेर में है। राजस्थान में सर्वाधिक जो भेड़ हैं वो कहां पाई जाएंगी? बाड़मेर में। और अगर पशुओं की बात करें तो सबसे ज्यादा बकरियां पाई जाती है अपनी। भारत में सर्वाधिक कहां पाई जाती है? आंध्र प्रदेश। और उसके बाद में अपना कौन आता है? राजस्थान आता है। अच्छे से ध्यान रखना, ये राजस्थान में तो सर्वाधिक पाई जाएंगी बाड़मेर में। और भारत में की बात पूछे तो भारत में सबसे ज्यादा पाई जाती है आंध्र प्रदेश में। और दूसरे नंबर पे कौन आते हैं? राजस्थान आता है, ठीक है। ऊन उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान है। अच्छे से ध्यान रखना। अगले नेक्स्ट लाइन में चलते हैं। नेक्स्ट लाइन में कह रहा है कि जो नस्ल होती है वो नस्ल कौन कौन सी है? तो सबसे पहले अपने जो आती है मारवाड़ी नस्ल। भेड़ की कौन सी नस्ल पढ़ते हैं अपन? मारवाड़ी नस्ल पढ़ते हैं। मारवाड़ी का उत्पत्ति के बारे में कह रहा है कि मारवाड़ क्षेत्र जैसे जोधपुर, पाली, नागौर, जालोर, बाड़मेर और सिरोही, यहां पर यह नस्ल पाई जाती है। कौन सी? मारवाड़ी। यानी मारवाड़ क्षेत्र में पाई जाने वाली क्या कहलाएगी? मारवाड़ी कहलाएगी। विशेषताओं की बात करें तो चेहरा इनका देखो, आप देख रहे हो कैसा होता है? काले रंग का। कान इनके कैसे होते हैं? देखो छोटे छोटे होते हैं। और अंदर की तरफ क्या होंगे? मुड़े हुए होंगे। मुड़े काला, कान छोटे और अंदर की तरफ क्या होंगे? मुड़े हुए रहते हैं। नर और मादा दोनों कैसे होते हैं? सींग रहित। आप देख रहे हो इस इमेज के अनुसार इसमें सींग नहीं पाए जाते, तो अपन बोलेंगे नर और मादा दोनों कैसे होंगे? सींग रहित होती है। शरीर इनका कैसा होता है? सुगठित होता है। सुगठित होने के कारण ध्यान रखना मजबूत अधिक होती है और लंबी दूरी तय करने में क्या होती है? सक्षम होती है। आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भेड़ की ऐसी कौन सी नस्ल है जो लंबी दूरी तय करने में क्या होगी? सक्षम होगी। तो लंबी दूरी तय करने में जो सक्षम होती है वो अपनी कौन सी आती है? मारवाड़ी नस्ल आती है। इसके साथ में कह रहा है अधिक ठंड और गर्मी सहन करने की इसमें शक्ति होती है, ठीक है। क्षमता पाई जाती है। अधिक गर्मी और अधिक सर्दी है दोनों को सहन कर सकती है। और बीमारियों के प्रति प्रतिरोधकता दर्शाती है, प्रतिरोधिता दर्शाती है। मतलब जो रोग हो जाता है रोगों से इसके शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अच्छे से ध्यान रखना। 2-3 बात इंपोर्टेंट आई है इसमें। पहली बात इंपोर्टेंट क्या है कि भाई साहब, पहली बात तो ये काले रंग का इसका मुंह होता है, ठीक है। दूसरा अपन बोलेंगे लंबी दूरी तय करने में मजबूत शरीर होगा। और अपन बोल सकते हैं कि रोग या प्रतिरोधक जो क्षमता इसकी क्या होती है? अधिक होती है। वजन बात करें तो लगभग 200 वजन होता है 28 से 35 केजी। ये किसका है? नर का है। और मादा कितनी? 25 से 30 केजी के लमसम होगी। उपयोगिता की बात करें तो ये एक वर्ष में लगभग 1.5 से 2.6 केजी क्या देती है? सफेद और मोटी ऊन प्रदान करने का क्या करती है? कार्य करती है। अच्छे से ध्यान में रखना। इस नस्ल को यूरोप में जोरिया के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाएगा? जोरिया के नाम से जाना जाता है। अच्छे से आप लोग ध्यान में रखना इसको। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में अपन देखते हैं वो नेक्स्ट आती है अपनी कौन सी? नंबर 2 पर आती है चोकला। बहुत फेमस है। कौन सी नस्ल है? चोकला। चोकला का उत्पत्ति स्थान अपन मानते हैं कौन सा क्षेत्र? शेखावाटी क्षेत्र। राजस्थान का शेखावाटी क्षेत्र चोकला का उत्पत्ति स्थान माना जाता है।
अन्य नाम क्या है? इसको राजस्थान या भारत की मेरिनो, छापर और शेखावाटी के नाम से जाना जाता है। विशेषताओं की बात करें तो नाक रोमन, शरीर मध्यम और कैसा होता है? वर्गाकार। नाक रोमन होगा, शरीर मध्यम और वर्गाकार होगा। वर्गाकार यानी जितनी इसकी चौड़ाई है उतनी उसकी क्या है? लंबाई है। ये क्या हो गया? वर्गाकार हो गया। भेड़ सींग रहित होती है, मुंह गहरे भूरे रंग का होता है। नर का वजन 30 से 40 केजी और मादा का वजन कितना होगा? 24 से लेकर 32 केजी होता है। नर का 30 से 40 केजी और मादा का होगा 24 से 32 केजी। उपयोगिता की बात करें तो इससे अच्छी, बहुत ही अच्छी किस्म की ऊन प्राप्त होती है। कितनी? 1.5 से 2 केजी। सफेद मोटी बढ़िया वाली ऊन, इसे कारण इसे क्या बोलते हैं? राजस्थान की मेरिनो कहते हैं। अच्छे से ध्यान रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। छापर और शेखावाटी के नाम से इसे जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अगली स्लाइड में अपन देखते हैं तो वो अपनी नस्ल आती है मालपुरा। कौन सी नस्ल है? मालपुरा नस्ल है। कहते हैं कि इसका उत्पत्ति टोंक का मालपुरा क्षेत्र माना जाता है। टोंक का मालपुरा क्षेत्र। विशेषताओं की बात करें तो शरीर मजबूत और गठीला होगा। नर और मादा दोनों सींग रहित रहेंगे। नर का वजन 30 से 34 केजी और मादा का वजन 25 से 30 केजी होगा। खास विशेषता आपसे पूछा था मालपुरा किसकी नस्ल है? तो भेड़ की है। उत्पत्ति मालपुरा, टोंक, राजस्थान होगा। शरीर कैसा होता है इसका? मजबूत और गठीला। देख लो छोटे आकार की होती है। जैसे इसकी उपयोगिता की बात करें तो 1.1 से लेकर 1.6 केजी सफेद और मोटी किस्म की ऊन प्राप्त होती है इससे। और इस भेड़ की ऊन जो होते हैं उनसे क्या बना जाते हैं? नमदा बनाने में काम आती है। नमदा आप देख सकते हो, इस तरह के बनाने में काम आती है इस भेड़ की ऊन। तो नमदा बनाने के लिए कौन सी भेड़ की ऊन उपयोग में ली जाती है? तो वो अपनी कौन सी आती है? मालपुरा। कौन सी आती है? मालपुरा आती है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अगले पे देखते हैं मेरिनो। मेरिनो कहते हैं सबसे बढ़िया नस्ल की, दिखने में भी सबसे सुंदर है। ठीक है, तो अपन बात करेंगे इसका उत्पत्ति कहां है? स्पेन। अच्छे से ध्यान रखना, इसका उत्पत्ति कहां है? स्पेन है। विशेषताओं की बात करें तो विपरीत कृषि जलवायु परिस्थितियों में भी ये जीवन यापन कर सकती है। यानी प्रतिकूल मौसम पर इसके शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऊन से ढका हुआ इसका पूरा क्या होता है? शरीर होता है। नर में घुमावदार क्या पाए जाते हैं? सींग पाए जाते हैं। और गर्दन तथा कंधों पर त्वचा की झुर्रियां आप देख रहे हो, यहां पर क्या पाई जाती है? इसकी झुर्रियां पाई जाती है। ठीक है, नर का वजन होता है 90 केजी और मादा का वजन कितना होता है? 70 केजी होता है। फिर से देख लेना, पूरा शरीर ऊन से ढका हुआ रहता है। विपरीत परिस्थितियों में भी जीवन यापन कर सकती है। इसके अपन बोल सकते हैं कि गर्दन या कंधों पर क्या पाई जाती है? यहाँ झुर्रियां पाई जाती हैं। ठीक है, और नर का वजन 90 और मादा का वजन 70 केजी। उपयोगिता की बात करें तो देखो प्रति वर्ष 5 से 9 केजी कैसी बढ़िया वाली ऊन, जिसकी लंबाई, ऊन की लंबाई होगी 5 से 10 सेमी, ऐसी ऊन प्राप्त की जाती है। इस कारण बोलते हैं कि पूरे विश्व में जो सबसे अच्छी ऊन प्राप्त होती है वो मेरिनो से होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, मेरिनो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, खास कर ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे अपन देखते हैं तो अगली जो नस्ल अपने पास में आई है उस नस्ल का जो नाम है वो है कराकुल। कराकुल आप देख सकते हो इमेज में। कराकुल का उत्पत्ति स्थान जो माना जाता है मध्य एशिया। अच्छे से ध्यान रखना, कराकुल का उत्पत्ति स्थान कहां है? मध्य एशिया। विशेषताओं की बात करें तो शरीर मध्यम आकार का और नर में क्या होंगे? सींग। आप देख सकते हो घुमावदार क्या होते हैं? नर में सींग होते हैं। नर का वजन 90 और मादा का कितना होता है? 60 केजी। नर का वजन कितना होता है? 90 केजी होता है और मादा का कितना होगा? 60 केजी होगा। ठीक है, उपयोगिता की बात करें तो ये जो नस्ल है ये ऊन के लिए कम जबकि मांस के लिए ज्यादा पाली जाती है। ऊन के लिए कम जबकि मांस के लिए पाली जाती है। और कहते हैं कि इसकी ऊन या इसकी जो खाल होती है उस खाल के द्वारा पेल्ट बनाने। तो अम्मी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये है कि पेल्ट के लिए कौन सी नस्ल उपयोगी होती है? तो वो कौन सी आती है? कराकुल आती है। क्या होता है ऐसा? इसके मेमने को कम उम्र में ही मारकर घुंघराली खाल से सर्दियों की टोपी और वस्त्र बनाए जाते हैं।
यानी इसका जो बच्चा होता है, बच्चे को छोटी उम्र में मार देंगे और उसकी खाल जो घुंघराली खाल होती है उससे सर्दियों के कपड़े और अपन बोल सकते हैं टोपिया या वस्त्र, महंगे वस्त्र बनाए जाएंगे, उसको अपन बोलेंगे पेल्ट। उसको क्या बोलेंगे? पेल्ट बोलेंगे। तो इस नस्ल के बारे में ये थी डिटेल। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे अपन देखें तो अगली नस्ल है अभिवस्तर। कौन सी है? अभिवस्तर। उत्पत्ति कहते हैं कि अविका नगर मालपुरा टोंक जो कसावरी है, केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान जो संस्थान है, वहां इसका क्रॉस के द्वारा यह तैयार की गई है। संकरण नस्ल बोल सकते हैं अपन। क्रॉस किसका है? रेम्बुले नस्ल के मेरिनो नर और चोकला नस्ल की कौन? मादा। मेरिनो नस्ल का कौन? रेम्बुले नस्ल का मेरिनो नर और चोकला नस्ल की मादा, इन दोनों के क्रॉस से तैयार है ये। विशेषताओं की 6 माह की उम्र में इसका 12 केजी वजन हो जाता है और 1 वर्ष में इसका कितना हो जाता है? 23 केजी वजन हो जाता है। उपयोगिता की बात करें तो 1 वर्ष में ये 2 से लेकर 4 केजी अच्छी वाली ऊन देती है। इतना ध्यान रखें। इसमें इंपोर्टेंट क्या है? इसमें इंपोर्टेंट है ये क्रॉस कि अभिवस्तर में जो होता है वो क्रॉस जो मेरिनो का नर होगा और चोकला की क्या होगी? मादा। उनके संकरण से ये तैयार नस्ल है। चलते हैं आगे। अगला आया है अभिवस्तर के बाद में अभिकालीन। कौन सा आया है? अभिकालीन। तो अभिकालीन के बारे में देखो। अभिकालीन के बारे में ये भी कह रहा है अविका नगर मालपुरा टोंक जो कसावरी है वहां से विकसित की गई है, जिसमें भी रेम्बुले नस्ल का मेरिनो नर है, उसका क्रॉस मालपुरा नस्ल की मादा से। अब यहाँ अभिवस्तर में तो किसका था? चोकला का था। अभिकालीन में किसका हो गया? मालपुरा नस्ल का हो गया, जो छोटे आकार के होते हैं, नमदा बनाने वाली। ठीक है। विशेषताओं की बात करें तो पतली ऊन होती है। 1 वर्ष में इसका वजन होता है 25 केजी और अपन बोलेंगे 6 माह में इससे कितनी ऊन प्राप्त कर सकते हैं? 1.13 केजी ऊन प्राप्त कर सकते हैं। आगे क्या कह रहा है? उत्तम किस्म की इसमें क्या बनाई जाती है? कालीनें बनाई जाती हैं। कालीनें यानी उसका चटाई या दरी, चटाई या दरी बनावा के लिए इसके ऊन के वह सबसे बढ़िया हो है। चलो चलते हैं आगे। अगला जो है वो है जैसलमेरी। कौन सी नस्ल है? जैसलमेरी नस्ल। जैसलमेरी का उत्पत्ति बोलेंगे जैसलमेर और जोधपुर। कहां बोलेंगे? जैसलमेर और जोधपुर इसका क्या माना जाएगा? उत्पत्ति स्थान माना जाएगा। विशेषताओं की बात करें तो अन्य की अपेक्षा शरीर सबसे क्या होता है? बड़ा। तो आपसे पूछे सबसे बड़ी नस्ल कौन सी है, तो वो बोलेंगे जैसलमेरी है। कौन सी है? जैसलमेरी है। सिर बड़ा होगा, नाक रोमन, चेहरा काला, कान लंबी और कैसी? लटकी भी। नर का वजन 32 से 45 केजी, मादा का वजन 30 से 36 केजी। वेरी इंपॉर्टेंट बात तो इसमें यही है कि इसका शरीर सबसे क्या होता है? आकार में बड़ा होता है। ये प्रतिवर्ष जो है 1.8 से लेकर 3.2 केजी क्या देती है? ऊन देती है। और ज्यादातर ये किसके लिए पाली जाती है? मांस के लिए, यानी इसका मांस को बोलते हैं मटन। तो ये ज्यादातर किसके लिए पाली जाती है? मटन के लिए पाली जाती है। परंतु आकार में ये क्या होती है? सबसे बड़ी नस्ल। अच्छे से इसको ध्यान में रखें। चलते हैं नेक्स्ट में देखो कुछ और नस्लें होती है, उनके बारे में अपन जानकारी नहीं रखते। इनके बारे में इनका नाम और कम से कम उत्पत्ति या कोई खास विशेषता तो पता होना चाहिए आपको। ठीक है, जिससे आप क्वेश्चन को बेहतर तरीके से कर पाओ। जैसे रामपुर बुशेर। रामपुर बुशेर एक नस्ल है, ये भेड़ की है, जो हिमाचल और उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। कहां पाए जाते हैं? हिमाचल और उत्तर प्रदेश में। ये कश्मीरी नस्ल जो होती हैं उनमें सबसे बड़े आकार की नस्ल होती है रामपुरा बुशेर। अगली है कश्मीर मेरिनो। कहां है इसका उत्पत्ति स्थान? कश्मीर है। वो इससे उच्च ऊन क्या होती है? प्राप्त की जाती है। उच्च ऊन नस्ल होती है, अच्छी ऊन इससे क्या होती है? प्राप्त की जाती है। अगली आती है कि पुच्ची, कौन सी? पुच्ची एक नस्ल है जो जम्मू और कश्मीर में पाई जाती है। कहते हैं कि इसकी ऊन की लंबाई है वो 12 से लेकर 15 सेमी तक। इतनी तो मेरिनो की नहीं होती, मेरिनो की होती है 5 से 10 सेमी। इसकी कितनी होती है? 12 से 15 सेमी लंबी ऊन होती है इसकी। अगली आती है मुजफ्फरनगरी। मुजफ्फरनगरी जो होती है उत्तर प्रदेश की भेड़ की है। ठीक है, इसकी पूंछ लंबी होती है, रंग कैसा होता है इसका? काला होता है। अगली नस्ल की बात करें तो जालूनी भी उत्तर प्रदेश की भेड़ की नस्ल है, जो नाक इसका सीधा होगा, पैर
और पेट पर क्या होंगे, बाल होंगे। तो इन नस्लों के बारे में भी आपको थोड़ी सी जानकारी रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट पे। आगे अपन कुछ नस्ल और हैं, जैसे लोही। कहते हैं कि लोही पाकिस्तान की है और ये सबसे लंबी नस्ल है भेड़ की। लोही यानी लंबी, अच्छे से ध्यान रखना। अगली आती है बीकानेरी या पुंगल, दोनों में से कोई भी ना आ सकता है। ये उत्पत्ति स्थान है राजस्थान का बीकानेर, बीकानेर जिला, ये इसका क्या है, उत्पत्ति है। कहते हैं कि इसकी ऊन के द्वारा कारपेट बनाए जाते हैं और नाक पर कैसी, सफेद रंग की धारी पाई जाती है। ये अच्छे से ध्यान में रखना है आपको। आगे आती है सोनाड़ी, या जिसको बोलते हैं चथोनर। क्या बोलते हैं, चथोनर या सोनाड़ी। बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसको त्रिउद्देश्य नस्ल भी कहते हैं। ये इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है राजस्थान का उदयपुर। गर्दन इसकी लंबी होती है, दूध के लिए उपयोगी होती है, इस कारण इसे त्रिप्रयोजक भी बोलते हैं। त्रिप्रयोजक क्यों बोलते हैं, एक तो ऊन के लिए पाली जाती है, एक ये मांस के लिए पाली जाती है, और किसके लिए पाली जाती है, दूध के लिए। तीन उद्देश्य हो गए, इस कारण क्या कहलाई, त्रिप्रयोजक नस्ल कहलाई सोनाड़ी, जिसका दूसरा नाम क्या है, चथोनर। अगला आता है नाली। नाली जो पाई जाती है वो गंगानगर और हनुमानगढ़ में पाई जाती है, और कहते हैं कि ये हल्की ऊन देने वाली नस्ल होती है। आगे आता है मगरा। मगरा नागौर है इसका उत्पत्ति स्थान, परंतु इसे बीकानेरी की क्या बोलते हैं, चोकला भी कहते हैं। इसे क्या, किस नाम से जानते हैं, बीकानेरी चोकला के नाम से भी जाना जाता है। इनको खासकर मैं फिर कह रहा हूं, केवल नाम उनकी कुछ एक विशेषता या उत्पत्ति खासकर ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अगली स्लाइड में अपन देखते हैं, तो यहां पर कुछ और विदेशी नस्ल है, जैसे डेकनी। डेकनी सॉरी देसी नस्ल है डेकनी, इसका उत्पत्ति स्थान कर्नाटक माना जाता है। ये कंबल बनाने के लिए इसकी ऊन के द्वारा क्या बनाई जाती है, कंबल बनाई जाती है। अगले आते हैं नेलोर। नेलोर दक्षिणी भारत के कहते हैं सबसे ऊंची नस्ल है, सबसे ऊंची नस्ल है, ध्यान रखना, ठीक है। आगे पूछे काठीवाड़ी। काठीवाड़ी गुजरात की नस्ल है, कारपेट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसकी मंडाया, ये आंध्र प्रदेश की नस्ल है, सफेद रंग की नस्ल होती है और सबसे छोटे आकार की, सबसे छोटे आकार की, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। मंडाया भेड़ की सबसे छोटी, और पूछे नेलोर सबसे ऊंची, ठीक है। आगे आती है बागड़ी। बागड़ी अपने अलवर की है और कहते हैं सबसे छोटा रेशा प्रदान करती है। और उसके बाद में आती है खेरी। खेरी जोधपुर और नागौर की मानी जाती है, जो घुमकड़ रेवड़ू में पाई जाती है। यानी जो घूम घूम कर जो रेवड़ चराने का काम करते हैं वो ज्यादातर कौन सी नस्ल को रखते हैं, खेरी नस्ल को रखते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है भाई। ये इतनी ही भेड़ की नस्ल थी जो बहुत ही ज्यादा क्या थी, इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। तो जहां तक है हमने जो भेड़ की जितनी भी जानकारी थी वो सब आपको उपलब्ध करा दी है, और उम्मीद करते हैं कि आने वाली कोई ना कोई एग्जाम में इनसे आपके कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो हमारी ये क्लास आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और आपको बढ़िया लगी तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।